कुछ व्यूअर्स ने ये सवाल किया है कि क्या हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत इंटर कंट्री अडॉप्शन पॉसिबल है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बता दूं कि इस चैनल पर काफी टाइम पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें जेजे एक्ट में अडॉप्शन का जो प्रोसेस दिया गया है और हामा में अडॉप्शन का जो प्रोसेस दिया है उनमें क्या डिफरेंसेस हैं ये मैंने हाईलाइट किया था। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार उसे आप जरूर देख लें। जेजे एक्ट के सेक्शन 56 के सबसेक्शन 3 में ये बात कही गई है कि इस एक्ट के प्रोविजंस हामा के तहत होने वाले अडॉप्शंस पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे, वो हामा पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसी के आगे सबसेक्शन 4 में ये कहा गया है कि सभी तरह के इंटर कंट्री अडॉप्शन सिर्फ जेजे एक्ट के अनुसार ही होंगे। तो यहाँ एक एम्बिग्विटी है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सवाल ये उठता है कि क्या हिंदू एनआरआईज या ओसीआईज भारत से एक हिंदू बच्चा हामा के तहत अडॉप्ट कर सकते हैं। जब हम जेजे एक्ट की ओवरऑल रीडिंग करते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि इस एक्ट में इंटर कंट्री अडॉप्शन का जो प्रोसेस दिया गया है वो हेग कन्वेंशन की शर्तों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हामा में अडॉप्शन का जो प्रोसेस है वो हेग कन्वेंशन के साथ कंपैटिबल नहीं है। हामा एक पुराना लॉ है, ये पर्सनल लॉ है, डोमेस्टिक लॉ है, हिंदूज पर एप्लीकेबल है, इंडियन टेरिटरी में एप्लीकेबल है। इसमें डायरेक्ट अडॉप्शन की बात कही गई है। तो अगर हामा के तहत कोई डायरेक्ट डोमेस्टिक अडॉप्शन होता है तो वो तो वैलिड है, लेकिन हामा में कहीं पर भी इंटर कंट्री अडॉप्शन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। जहां तक इंटर कंट्री अडॉप्शंस का सवाल है तो भारत ने हेग अडॉप्शन कन्वेंशन को रेटिफाई किया है, अंगीकृत किया है, और इस कन्वेंशन के तहत हमारे देश में जिस ऑर्गेनाइजेशन को इंटर कंट्री अडॉप्शन को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी दी गई है, सेंट्रल अथॉरिटी के रूप में निर्देशित किया गया है, डेजिग्नेट किया गया है, वो है कारा। तो कोई भी इंटर कंट्री अडॉप्शन अगर होता है तो उस केस में कारा के एनओसी की जरूरत होती है और जिस देश में बच्चा जा रहा है यानी जो रिसीविंग कंट्री है उसके अप्रूवल की भी जरूरत होती है। तो अभी तक हामा के तहत इंटर कंट्री अडॉप्शन के लिए इस तरह के जो अप्रूवल्स हैं वो रिफ्यूज किए जा रहे थे। सच अडॉप्शंस वर नॉट बीइंग अलाउड। लेकिन अगस्त 2021 में 3 रिट पिटिशंस की जॉइंट हियरिंग के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने कानून में जो ये एक गैप है, एक वैक्यूम है, उसको कंसिडर करते हुए डब्ल्यूसीडी मिनिस्ट्री को ये डायरेक्शंस इश्यू किए कि हामा के तहत इंटर कंट्री अडॉप्शंस को फैसिलिटेट करने के लिए एक परमानेंट मैकेनिज्म तैयार किया जाए। और क्योंकि कारा इंटर कंट्री अडॉप्शंस को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी है तो कारा हामा के तहत अगर इंटर कंट्री अडॉप्शन होता है तो उस केस में किन फैक्ट्स को वेरीफाई करना है और उन्हें वेरीफाई करने के लिए किस तरह के फॉर्मेट्स यूज करने हैं, इस तरह का जो भी इनेबलिंग फ्रेमवर्क तैयार करना है वो तैयार करके अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें। तो जैसा मैंने इस चैनल पर लास्ट वीडियो में बताया था, सितंबर 2021 में गवर्नमेंट ने अडॉप्शन अमेंडमेंट रेगुलेशंस को नोटिफाई किया और इन संशोधन विनियमों के द्वारा जो 2017 की प्रिंसिपल रेगुलेशंस हैं उनमें एक चैप्टर ऐड किया गया है, चैप्टर 4A, अध्याय 4 का। और इस चैप्टर में वो प्रक्रिया बताई गई है जो हामा के तहत इंटर कंट्री अडॉप्शन के केस में फॉलो की जानी है। ये डॉक्यूमेंट कारा की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप वहां जाकर इसे देख सकते हैं। पहली बात, जितनी ब्रॉड गाइडलाइंस की यहाँ पर जरूरत थी वैसी तो ये दिखाई नहीं देती हैं। दूसरी बात, इन रेगुलेशंस में हामा की कंडीशंस को लेकर के जो चेकलिस्ट दी गई है उसमें हामा की जो कंडीशंस बताई गई हैं उनमें एक गलती है एंड दिस मिस्टेक मस्ट बी रेक्टिफाइड बाय कारा एट द अर्लीस्ट। एक्चुअली चेकलिस्ट बनाने के टाइम 1956 वाले हामा के कानून में जो कंडीशंस दी गई हैं उनको ध्यान में रखा गया है, लेकिन 2010 में जो संशोधन लाए गए थे उनको ध्यान में नहीं रखा गया है। हामा को 1956 में जब कोडिफाई किया गया था तो अडॉप्शन में बच्चे को लेने और बच्चे के देने के पर्पस के लिए हिंदू मेल और फीमेल पेरेंट्स की जो एलिजिबिलिटीज डिसाइड की गई थी उनमें अंतर था। लेकिन 2010 में पर्सनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू मेल और फीमेल की जो ये पात्रता है इनमें जो डिस्पैरिटी थी उसको समाप्त कर दिया गया और पात्रता को समान कर दिया गया था। तो सेक्शन 8 और सेक्शन 9 में यहाँ अमेंडमेंट लाए गए थे।
लेकिन इसका ध्यान रेगुलेशंस में जो चेकलिस्ट बनाई गई है उसमें नहीं दिया गया है। तो यहाँ जो भी डीसीपीयूज, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स या प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स इस चेकलिस्ट को देखें तो इस बात का ध्यान रखें। दूसरा, एक और बात का ध्यान ये रखें कि अगर हामा के तहत एक लीगल गार्डियन बच्चे को अडॉप्ट करता है या अडॉप्शन में देता है तो कोर्ट की प्रायर परमिशन की जरूरत होती है, लेकिन इस बात को इस चेकलिस्ट में मेंशन नहीं किया गया है। 2021 अडॉप्शन अमेंडमेंट रेगुलेशंस का पर्पस है हामा के तहत इंटर कंट्री अडॉप्शन के किसी भी केस की निगरानी रखना और इसके लिए तथ्यों की जांच करने और तथ्यों को सत्यापित करने की जो जिम्मेदारी है वो जिला स्तर पर संबंधित डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पर डाली गई है। और इस पर्पस के लिए ये जो संशोधन विनियम है इनमें 2 अनुसूचियां संलग्न की गई हैं। देयर आर 2 शेड्यूल्स अपेंडेड विद द रेगुलेशंस, शेड्यूल 33 एंड शेड्यूल 34। जो प्रिंसिपल रेगुलेशंस हैं उनमें 32 शेड्यूल्स पहले थी और अब ये 2 शेड्यूल्स ऐड कर दी गई हैं। जेजे एक्ट में पर्टिकुलरली इस विषय को लेकर या इस बात को लेकर के कोई संशोधन नहीं किए गए हैं और न ही हामा में कोई संशोधन किए गए हैं। तो एक कानूनी विसंगति, लीगल एनॉमली तो अभी भी है, पर जैसा कि समय की डिमांड है तो हामा के तहत इंटर कंट्री अडॉप्शन को फैसिलिटेट करने की दिशा में ये संशोधन विनियम एक कदम है। जब भी कोई हिंदू एनआरआईज या ओसीआईज ये चाहते हैं कि वो भारत से हिंदू बच्चा हामा के तहत अडॉप्ट करें तो उन्हें अपने साधारणतया निवास वाला जो देश है वहां की गवर्नमेंट अथॉरिटी में अपनी एप्लीकेशन देनी होगी और उनके देश की जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो यहाँ भारत में कारा में उनकी एप्लीकेशन को स्पॉन्सर करेगी। फर्दर कारा इसका ब्यौरा संबंधित जिला अधिकारी के साथ साझा करेगी, उस जिला अधिकारी के साथ जिसके जिले में बच्चा रह रहा है, और फिर उसके बाद डीएम को डीसीपीयू की मदद से या जैसे भी वो चाहें बच्चे की फैमिली बैकग्राउंड रिपोर्ट तैयार करवानी होगी। ये जो फैमिली बैकग्राउंड रिपोर्ट है इसका फॉर्मेट शेड्यूल 34 में दिया गया है। इसी शेड्यूल में हामा की जो कंडीशंस हैं उनको मेंशन किया गया है। ये रिपोर्ट तैयार करके डीएम इसे कारा को सबमिट करेगा और कारा इसका जो ब्यौरा है वो रिसीविंग कंट्री के साथ शेयर करेगी। जब रिसीविंग कंट्री का अप्रूवल मिल जाएगा, कारा की तरफ से एनओसी इश्यू हो जाएगा, तो फिर जो पार्टीज हैं वो आपस में अडॉप्शन डीड साइन कर सकती हैं। अडॉप्शन डीड के रजिस्ट्रेशन के लिए उन्हें इस डीड को रजिस्ट्रार के सामने पेश करना होगा और इसकी एक कॉपी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने भी प्रस्तुत करनी होगी। इसके बाद डीएम अपनी तरफ से फिर से तथ्यों की जांच करके ये सर्टिफाई करेगा शेड्यूल 33 के फॉर्मेट में कि जो अडॉप्शन है वो हामा की कंडीशंस को फुलफिल करता है, पार्टीज की फ्री कंसेंट से अडॉप्शन हुआ है, किसी तरह का दबाव नहीं है, पैसों का लेन देन नहीं है और अडॉप्शन बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट में है। तो जब ये सर्टिफिकेट डीएम कारा को सबमिट कर देगा तो कारा अपनी तरफ से एनओसी इशू करेगी और अगर बच्चा हेग रेटिफाइड कंट्री में जा रहा है तो कारा की तरफ से कॉन्फर्मिटी सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा। अगर बच्चा नॉन हेग कंट्री में जा रहा है तो कारा की तरफ से सपोर्ट लेटर इशू किया जाएगा ताकि आगे बच्चे की इमिग्रेशन से रिलेटेड जो फॉर्मेलिटीज हैं उनको कंडक्ट किया जा सके। 2021 अडॉप्शन अमेंडमेंट रेगुलेशंस के नोटिफाई होने से पहले अगर हामा के तहत कोई डोमेस्टिक अडॉप्शन हुआ है और उस केस में भी अडॉप्टिव पेरेंट्स अब ये चाहते हैं कि वो बच्चे को लेकर के बाहर विदेश में रिलोकेट हो जाएं, वहां सेटल हो जाएं, तो उन्हें भी डीएम से वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लेना होगा और इसके लिए उन्हें अपनी जो रजिस्टर्ड अडॉप्शन डीड है उसकी कॉपी डीएम के सामने सबमिट करनी होगी। हामा के तहत अगर कोई इंटर कंट्री अडॉप्शन होता है तो उस केस में रिसीविंग कंट्री की कंसर्न्ड अथॉरिटी पोस्ट अडॉप्शन फॉलो अप भी करेगी और इसके संबंध में रिपोर्ट तैयार करेगी। आई होप आई कुड आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू फॉर बीइंग हियर।